अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेशनल वर्चुअल एकेडमी। आज जो हमारा टॉपिक वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ये 2020 के ऐसे पेपर में आया है। क्या ये ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये 22 के पेपर में ये टॉपिक आया है। तो अगर इस टॉपिक को हम थोड़ा सा देखें तो ये ब्रॉड टॉपिक है, ओपन टॉपिक है। ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ये ब्रॉड टॉपिक है। हम इसकी कोई भी एंगल उठा सकते हैं, कोई भी पैरामीटर हम इसका उठा सकते हैं। तो जो ज़रूरी मुझे नज़र आया वो मैंने यहाँ उन चीज़ों को लिखा है। तो आइए देखते हैं। तो इसकी थीसिस स्टेटमेंट को थोड़ा रीड करें। ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इनकम्पास द पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, पीस, सोशो कल्चर, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एट ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल पर ये सारे काम जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस कर रहा है। तो उसके बाद आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। तो नंबर 1 देकर आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उसके बाद नंबर 2 में आप लिख दें डिफ्रेंशिएटिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। आप इस तरह भी कर सकते हैं। आप और तरह से कोई सांस ले सकते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, आप इस तरह भी कह सकते हैं। तो नंबर 3 जो है ना मेरा, ये स्टॉन्स ये इंतहाई ज़रूरी है इसका। मैनिफेस्टेशंस ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो काजेज़ क्या हैं इसके? काजेज़ ये हैं कि ये ग्लोबल पॉलिटिक्स एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट। जो इंटरनेट की फैसिलिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से ये मुमकिन हुआ कि हम ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन से डील कर रहे हैं। इफ़ेक्टिव रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इफ़ेक्टिव रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो इफ़ेक्टिव रोल है उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, ये जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो अपना इफ़ेक्ट दिखा रही है। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मोनोपोलैरिटी टू मल्टीपोलैरिटी। जितनी भी स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उनकी जो बेसिक मैथ ये है कि मोनोपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी की जानी मूव किया जाए। यूनी स्टेट्स जो हैं उनको वो मल्टी स्टेट्स में उनको जम किया जाए, या जिस तरह के जो अलाइंसेस हैं, या G20 है, G7 ग्रुप, G8 है, ये इस तरह के जो या यूनियंस हैं, यूरोपीय यूनियन या UNO, तो ये क्या कर रही हैं, ये जो कंट्रीज़ हैं ये अलोन है, आइसोलेशन में हैं, उनको मल्टीपोलेट कर रहे हैं, उनको यकजा कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी क्या कर रही है, ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को जो है ये ज़्यादा यकजा कर रही है। चेंजिंग फॉरेन पॉलिसीज़ ऑफ स्टेट्स फ्राम जियो स्ट्रेटेजिक टू जियो इकोनॉमिक्स। फॉरेन पॉलिसीज़ जो कंट्रीज़ की हैं, स्टेट्स की हैं, वो चेंज हो रही हैं। उनके जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको वो चेंज कर रहे हैं जियो इकोनॉमिक्स में। जिस तरह हमारे पास ये है वन रोड एंड वन बेल्ट, ये क्या है, हमारे पास ये कॉरिडोर है। तो इस तरह के जो कॉरिडोर्स हैं, इंडिया भी नया कॉरिडोर लॉन्च करने जा रहा है। तो ये जो कॉरिडोर्स हैं इनकी वजह से भी क्या हुआ है कि ये जो है ये दुनिया को ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस की ज़रूरत पड़ी। इंट्रा कल्चरल एंड सोशो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ ऑफ स्टेट्स जो हैं इनकी इंट्रा कल्चरल मुख्तलिफ कल्चर्स के साथ उनके बाहमी ताल्लुकात हैं। सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उनके साथ करते हैं, उनके साथ मशक़ें करते हैं, उनके साथ गेम्स होती हैं, उनके साथ बड़े इवेंट होते हैं। तो ये जो इवेंट हैं ये भी क्या कर रहे हैं, इस की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं उनका होना ज़रूरी है। तो आइए अब आगे मूव करते हैं। तो आगे देखें क्या हमारे पास F क्या, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड फ्लो ऑफ कैपिटल। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसकी वजह से भी ये क्या हुआ है कि जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स की ज़रूरत पड़ी है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का तो आइए अब एसेंशियल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स के मकासद क्या हैं।
तो इनके मकासद में पहला ए है प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वार्स। इसका जो पहला मकसद वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट एंड वार्स को प्रिवेंट करना, उनको रोकना। जिस तरह यूएनओ जो वो बनाई गई सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकने के लिए या उसकी आफ्टर शॉक्स को कम करने के लिए, तो इस तरह जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में हैं उनका भी यही काम होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वार्स को रोकना। रिजॉल्विंग इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़, तो इन जो इंटरनेशनल टेरिटरीज़ हैं इनको भी रोकना इन्हीं का ही काम है। तो आगे क्या है हमारे पास, नेक्स्ट जो है वो है इसकी कैसे स्टडी क्या है, कश्मीर इशू, पैलेस्टाइन इशू एंड यूक्रेन इशू। तो सी क्या है, कार्टेलिंग टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज़म और इनको कर्टेल करना भी इसी का ही काम है। तो डी क्या हमारे पास, प्रोमोटिंग इकोनॉमिकल कॉरिडोर्स एंड रूट्स। तो जो इसका एसेंशियल वो क्या है, कॉरिडोर्स और रूट्स प्रोवाइड करना, ताकि जो कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वो अपनी इकोनॉमिक्स को डेवलप कर सकें। एफ, यूजिंग रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना ये भी इनका मेन ऑब्जेक्ट है, टू मिटिगेट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है ये इंतहाई मतलब ख़तरे की घंटी है इस अर्थ के वजूद के लिए, तो उसको भी कम करने के लिए रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ किया जा रहा है। टू कौन कौन से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से हो सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, ईटीसी। तो आगे चलते हैं, हमारे पास जी क्या है, इम्प्रूविंग लिटरेसी रेट बाय एजुकेटिंग मास। तो इसका जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि एजुकेशन को इम्प्रूव करना, एजुकेशन को आम करना। तो एजुकेशन को आम करना ये भी इनका ऑब्जेक्ट है। तो आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है इसके हर्डल्स, रुकावटें कौन सी हैं। हर्डल्स क्या हैं, रुकावटें कौन सी हैं अगेंस्ट इफेक्टिव आउटकम्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के, कौन सी रुकावटें हैं। पहली जो रुकावट है वो ये है, इलिटरेसी, स्पेशली इन अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़। अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो इलिटरेसी है वो भी बड़ा प्रॉब्लम है। तो बी क्या, रॉम्पेंट पॉवर्टी एंड स्कैर्सिटी ऑफ लाइवलीहुड एंड फूड। तो बढ़ती हुई जो गुर्बत है ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, और खाने पीने की अशिया का खुर्द-ओ-नोश की जो किल्लत है ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये रुकावट है जो पैदा हो रही है इफ़ेक्टिव किरदार जो है उनके दरमियान। तो उसके बाद क्या, हाइपर इन्फ्लेशन एंड जॉब डिस्प्लेसमेंट। जो हाइपर इन्फ्लेशन है, जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, या जॉब डिस्प्लेसमेंट है, वो भी इसका सबब बन रही है। ग्लोबल वार्मिंग ए ग्रेट थ्रेट फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्लैनेट अर्थ लाइफ। ग्लोबल वार्मिंग ये भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है, बहुत बड़ा अलार्मिंग हर्डल है अगेंस्ट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द अर्थ's लाइफ। जो ज़िंदगी है यहाँ उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसकी वजह से आइसबर्ग्स हैं वो जो है पिघल रहे हैं, और जो ओशंस हैं ये बढ़ रहे हैं, ओशन समंदरों का पानी बढ़ रहा है, जिस वजह से जो लैंड एरिया ऑफ द अर्थ है उसको बहुत बड़ा ख़तरा है। तो जो ई है वो क्या है, मीनेस ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स। न्यूक्लियर वीपन्स ये भी एक बड़ा ख़तरा है। आर्म्ड एक्टिविटीज़ टू शो डोमिनेंस टू अपोनेंट्स। आर्म्ड एक्टिविटीज़ जो हैं ये डोमिनेंस शो करने के लिए अपोनेंट्स को, अपने हरीफ को, तो ये भी बहुत बड़ा ख़तरा है, किसी भी वक्त ये न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं पहली रेमेडी जो है वो ये है कि इफेक्टिव रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड अलायंसेस टू सॉल्व की इश्यूज़। तो की इश्यूज़ जो हैं उनको सॉल्व करने में इफेक्टिव किरदार अदा करना चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, यूएनओ को, यूरोपीय यूनियंस को, या जिस तरह दूसरे अलायंसेस इनको। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि लोग जो हैं अपने क्या है ख़ुद चॉइस कर सकें, अपने नज़रियात के मुताबिक वो अपनी हुकूमत बना सकें। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस। स्पीच और एक्सप्रेशन की आज़ादी होनी चाहिए ताकि लोग अपने ख़यालात का इजहार कर सकें, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस रिलीजियस एंड नेशंस टू प्रोड्यूस पीस एंड हार्मनी। तो जो मुख्तलिफ रिलीजन्स हैं या जो मुख्तलिफ नेशंस हैं उनके दरमियान हारमोनी पैदा करने के लिए उनके दरमियान जो है इवेंट्स कायम करने चाहिए, उनके दरमियान प्रोग्राम्स और कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद होनी चाहिए ताकि जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनके दरमियान जो है क्या कहते हैं इंतशार को कम किया जा सके, नफ़रत को कम किया जा सकता है। जिस तरह इस्लाम फोबिया है यूरोप में या वेस्ट वर्ल्ड में, या हमारे यहाँ जो हिंदू एंड मुस्लिम का जो टसल है इस साउथ एशिया में, उस तरह की जो चीज़ें हैं ये जो है इनको सॉल्व करना इंतहाई ज़रूरी है।
तो इसके नीचे कंक्लूजन होगा। तो ये एक बेहतरीन किस्म का ऐसे है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं और इसी तरह हूबहू आप अपने ऐसे पेपर